सो वेलकम बैक अगेन। तो आज से हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री को एक नए तरीके से समझिए। मैं बुक को लेके नहीं चलूँगा, पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, ठीक है। ज़्यादा बोलते नहीं है, टॉपिक पे आते हैं। तो अगर क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और अगर क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में भी हमें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की ही मेनली पहले बात करनी है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये एलिमेंट क्या है, किसके दिमाग में आया कि एलिमेंट को ढूंढना है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हम बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं कि इसमें एलिमेंट हैं। इसमें क्या है? एलिमेंट हैं। और एलिमेंट भी नहीं है, एलिमेंट के सिंबल हैं। इसीलिए 9th क्लास की डेफिनेशन की पहली लाइन लिखी होती है, अ सिंबल रिप्रेजेंट्स द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। कि मतलब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नहीं रखें, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के सिंबल रखें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहले हम समझेंगे एलिमेंट, और ये एलिमेंट किन चीजों से बना होता है, ठीक है। एलिमेंट किन चीजों से बना होता है इसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है मैटर। बार बार इसका जिक्र होता है और हमारी पूरी लाइफ मैटर से घिरी हुई है। मैटर क्या है? जिसके पास मास है। एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई मास या विच हैज मास एंड विच कैन ऑक्युपाई वॉल्यूम। तो आप खुद ही देख लो, आप भी मैटर हो, मार्कर भी मैटर है, जिस फोन से शूटिंग हो रही है, शूट हो रहा है लेक्चर, वो भी मैटर है। मैटर बना किससे है? मैटर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है। टाइनी का मतलब इतना छोटा कि इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन पावर। आप सोच नहीं सकते कि एटम कितना छोटा है, बहुत छोटा है एटम। समझ बात आ रही मैं कह रहा हूं? तो मैटर उन छोटे छोटे एटम से बना है। आपका शरीर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 34 तरह के अदर एलिमेंट से मिलकर बना है। ये भी मैटर है। समझ में बात आ रही है? पेंसिल, पेंसिल में लकड़ी है, लकड़ी में क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ग्रेफाइट तो लेड में होता है, वो जो लेड होती है, मैं लकड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द आया मैटर, ठीक। अब इस मैटर पे सबसे पहले जिक्र किसने किया? तो एक इंसान था डेमोसिट्रस। उन्होंने सबसे पहले मैटर पे, चीजों पे, मैटर पे काम करना शुरू किया। और डेमोसिट्रस ने कब काम करना शुरू किया मैटर पे? 450 BC। समझ पा रहे हैं? हिस्ट्री अगर पढ़ रहे होंगे तो देखिए, मैं आपके सामने टाइमलाइन बनाता हूं, उससे पकड़ेंगे कहां से चीजें शुरू हुई हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, ये मैंने एक टाइमलाइन खींच दी। करंट चल रहा है 2023, यहां मैंने लिख दिया कि हम वी आर इन 2023, हम 2023 में। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 0। इसके इधर का टाइम जो है वो है AD, और इसके इधर का जो टाइम है वो है BC, ठीक। अब ये कहा जाता है, फिलॉसफी कहती है कि ये जो संसार है ये 450 करोड़ साल पहले बना। किसने बनाया नहीं पता। ये हम झूठ पढ़ते हैं कि भगवान ने बनाया, गलत। ये संसार
450 करोड़ साल पहले बना। मतलब इस संसार में कुछ होगा, जीवन नहीं था। जीवन सुन लीजिए कब आया, 350 करोड़ साल, आज से 350 करोड़ साल पहले यहां जिंदगी आई, लाइफ। समझ रहे हैं? 450 करोड़ पहले ये कहते हैं सृष्टि बनाई। किसने बनाई? किसी को नहीं पता। वो हम कह देते हैं भगवान की तरफ आस्था होते हुए कि भगवान ने बनाई, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 450 करोड़ साल पहले, 450 साल पहले नहीं, 450 करोड़ साल पहले ये दुनिया बनी। इस दुनिया में जीवन कब आया? आज से 350 करोड़ साल पहले। तो जब जीवन आया होगा तो जीवन को जीने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। अब जीवन में भी मनुष्य कब आया ये नहीं पता किसी को। हो सकता है पहले जीवन का मतलब ये थोड़ी ना खाली इंसान, जीव जंतु हुए, पेड़ पौधे हुए, इन सब की बात हो रही है। अब किसी को यह भी नहीं पता कि 450 करोड़ पहले जब सृष्टि बनी तो उसमें क्या था, किसी को नहीं पता। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो जब 350 करोड़ साल पहले जीवन आया, मतलब माना गया कि लाइफ है इस संसार में, तो मैटर भी आना शुरू हुआ होगा। भाई उनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो मैटर शब्द तो बहुत पुराना है। मैटर शब्द तो बस मैटर बोला नहीं गया, क्योंकि अब तो आज मैटर कह दिया गया ना कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस हैज मैटर। लेकिन चीजें तो 350 करोड़ साल पहले थी, रही होंगी नहीं रही होंगी? बात समझ नहीं समझ रहे हो? और कितनी स्पीशीज हैं, कितनी स्पीशीज हैं पृथ्वी पे? 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन स्पीशीज हैं। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 100 बिलियन। 1 लाख करोड़, ये है 1 ट्रिलियन। इतनी स्पीशीज हैं। मनुष्य इनमें से एक स्पीशी है खाली। ये मत समझना कि वो गोरा है, वो काला है, वो मोटा है, पतला है। दे आर स्पीशीज। और हम लोग बहुत तुर्रम खाए हैं। मतलब समझ रहे हैं? हम सागर की बूंद के बराबर भी नहीं है। वो हम कितने बड़े अपना को खलीफा समझते हैं, बॉर्न किंग लाइक अ बाबर। समझ रहे हो बात को? तो हम इन स्पीशीज में से 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से हम कोई एक स्पीशी हैं। लेकिन साइंस ने इन 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से सिर्फ 18 लाख स्पीशीज को ही नाम दे पाए। बाकी अभी भी ऐसे टहल रही हैं। मतलब वो 18 लाख स्पीशीज को नाम दिया गया। फ्लोरा फौना जो आप पढ़ते हो, इनमें लाइफ है, इनमें लाइफ नहीं है, ये सारी स्पीशीज की बात हो रही है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो नोन है वो 84,000 है। कीड़ा मकौड़ा, मतलब 18 लाख तक पे बात हुई है कि हैं ये, जिनके बारे में साइंटिस्ट ने पढ़ा है। पर कायदे से 84,000 स्पीशीज ही एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनके बारे में प्रॉपर वेल नोन्ड चीजें बुक में लिखी हैं, इंसाइक्लोपीडिया में। उनमें से हम एक हैं। मतलब ये जो भारत में 150 करोड़ लोग हैं, ये एक स्पीशी है सिर्फ। बाकी मधुमक्खी एक अलग स्पीशी है, गाय एक अलग स्पीशी है। मतलब ये मत समझिए कि आपके पास अगर मकड़ी है तो मकड़ी की अलग अलग स्पीशी, वो मकड़ी ही एक स्पीशी है, उसके अंदर अलग अलग वेरिएंट है, जैसे इंसानों के अंदर है। समझ रहे हैं? तो मैटर तो तब से था, लेकिन मैटर का मुद्दा किसके दिमाग में उठा, इस चीज को समझिएगा। तो आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है? मेसोपोटामियम। कब के आसपास का है? ये है 4000 से 3000 BC के आसपास का। 4000 से 3000 BC के आसपास का। इसके बाद तुम्हारा इंडस वैली है। इंडस वैली नहीं, इसके बाद हाँ इंडस वैली है। इंडस वैली का 3300 BC के आसपास है। मतलब आप समझ रहे हो, जीरो से पहले कहानी BC वाली है पूरी। जैसे जैसे करीब जाएंगे ना जीरो के, ये नंबर्स घटते हैं। समझ रहे बात को? अब इसके बाद आता है
एंशिएंट सिविलाइजेशन किसका? इजिप्ट का 3100 BC। धीमे धीमे मैं आ रहा हूं, मैटर तो आ चुका है, मैटर का एग्जिस्टेंस हो चुका है, पर मैटर का जिक्र कहाँ है? बहुत ध्यान सुनना। 3100 BC। फिर आपने पढ़ा अशोक का अंपायर, बिम्बिसारा, मौर्यन अंपायर 350 BC, थोड़ा और कम हो गए। अब समझना, यहीं बीच में जब थोड़ा कम होते होते हम 400 से 500 BC के आसपास पहुंचे, तो यहां पर एक इंसान निकल के आया, डेमोसिट्रस। ठीक है, जिसने 400 BC के अराउंड मैटर पे काम करना शुरू किया। हम नहीं कह रहे कि इससे पहले मैटर पे काम नहीं हुआ, पर बुक्स में जो आर्काइव्स हैं वो ये कहते हैं कि डेमोसिट्रस ने काम किया 400 BC के अराउंड। और इन्होंने मैटर के बारे में क्या कहा कि जो मैटर है वो किससे बना है? वो किससे बना है? टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल से बना है। छोटे छोटे अलग अलग तरह से पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है। तो यहां पे कहानी शुरू हुई मैटर के बारे में एक्सप्लेन होने के लिए। डेमोसिट्रस ने 400 BC के आसपास मैटर पे जिक्र करना शुरू किया और क्या बोला कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ एटम्स। और उन्होंने सबसे पहले एटम को एटमॉस कहा था। किसको क्या कहा था? एटमॉस कहा था। समझ बात आई कि नहीं आई? अब उसके बाद एक इंसान और आए 350 BC के आसपास, एरिस्टोटल, अरस्तु जिनको बोलते हैं। इनका फिलॉसफी में बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने कहा मैटर किससे बना है? पढ़े नहीं होगी, ये जो शरीर है ये 5 तंत्रों से बना है, जल, वायु, हवा, ये है, तो ये मैटर ही तो है, ये भाई मैटर ही तो है। तो ये अरस्तु ने कहा 350 BC के आसपास कि मैटर जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है, हवा, पानी, जल, वायु, ये सब तुम्हारी जो आग और मिट्टी, इन सब से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल ने कहा। इसके बाद मैटर पे और काम होने लगे, डिस्कवरीज होने लगी कि मैटर के अंदर किस किस तरह के एटम्स हैं। इनके बारे में आर्काइव्स इतने कहीं नहीं मिलते हैं कि और डेप्थ में जाएं। फिर उसके बाद जो, अब देखो यहां पे मैं BC में करीब पहुंच रहा हूं, जीरो के करीब पहुंच गया। अब मैं जीरो के जब आगे जाऊंगा, तो सबसे पहली डिस्कवरी जो हुई वो हुई तुम्हारी, अब यहां पे देखो मैं पहले इसको डिवाइड कर ले रहा हूं, जीरो से यहां मैंने लिख दिया 1000 पहले 1000 AD। 1000 AD में थोड़ा दूर लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं 1000 AD। फिर मैं यहां लिख दे रहा हूं 2000 AD। 2000 को मैं थोड़ा और बढ़ा के लिख दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा जगह चाहिए मुझे, क्योंकि सारी कहानी अब यहीं शुरू हो जाएगी। अब 2001 आया, फिर 2002 आया, फिर 2000, मतलब अपना जो चल रहा है वो AD चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता है कि 712 के आसपास, 712 AD के आसपास मोहम्मद गजनवी और गौरी लोग यहाँ पे अटैक करने आए 712 1000 AD के आसपास। तो ये इसके बाद कहानी शुरू हुई। अब हम केमिस्ट्री में आते हैं। तो जब डेमोसिट्रस की कहानी खत्म हुई तो इनके बाद ऐसा नहीं कि कहानी रुक गई, खाली डेमोसिट्रस ने इतना कह दिया, पर हमारे काम की जो चीजें हैं कि मैटर को कहाँ से उठा के लाया गया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो मान लो ये कोई मैटर है, सपोज कर लो कोई भी मैटर है, और ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, जिनको पहले शुरुआत में एटमॉस कहा गया। अभी ये एलिमेंट क्या है, अभी इस पर भी बात करेंगे, पहले थोड़ा मैटर को देख लेते हैं। तो ये मेरा कोई मैटर है जिसके पास मास है और स्पेस है, और ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अब समझो। इसके बाद 1803 से 1808 के बीच में, अब AD हो गया, एक इंसान आए जॉन डाल्टन। तो जब इन्होंने इन सब के बारे में देखा कि मैटर को बार बार कहा जा रहा है इसमें एटम है, तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, एटम पे काम करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने सारी डिस्कवरी अपनी किस पे दे दी, एटम पे दे दी, कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम होंगे, समझ रहे हैं, उन्होंने कहा जितने भी एटम एक ही एलिमेंट के होंगे
अब एक बात और सुनना, यहाँ पे एलिमेंट और एटम में क्या फर्क है, बहुत ध्यान सुन लो। आधे लोगों को लगता है ये एक ही है, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ मैं पहले इस चीज को अब क्लियर कर दे रहा हूं। कोई भी मैटर नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो एलिमेंट है। जैसे मैं कह रहा हूं क्लोरीन, ध्यान सुनना, तो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है क्लोरीन, तो ये इसकी एलिमेंट फॉर्म है। सल्फर नेचर में S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब कोई भी मैटर जो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो है एलिमेंट। और इस एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो है एटम। जैसे मान लो क्लोरीन का सिर्फ Cl, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। S8 में सिर्फ एक सल्फर, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो नेचर में जो चीज फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है मैटर की, उसको हम कह रहे हैं एलिमेंट। समझ में बात आई? अब हो सकता है किसी की एलिमेंटल फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म सेम हो। जैसे देखो सोडियम, अब सोडियम नेचर में भी इसी फॉर्म में है और एटॉमिक फॉर्म में भी इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो कोई ये जरूरी नहीं है, बस ये कहते हैं कि एटम जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट होने वाली एलिमेंट की सबसे छोटी फॉर्म है। ध्यान रखना, अगर तुम ये किसी से कह दोगे ना कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये गलत है, क्योंकि एटम भी फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। लेकिन आप क्या कहोगे, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, लेकिन वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट होने के केस में, कि मतलब हम जिसको कहें कि हाँ तुम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर तुमसे कोई कहे कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है तो तुम कहोगे एटम, लेकिन एटम किस एस्पेक्ट में, रिएक्शन के एस्पेक्ट में, एग्जिस्टेंस के एस्पेक्ट में। अब तुम कहते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाओ हाथ में, तो वो नहीं हो सकता, उनको देखा ही नहीं जा सकता। बात को समझो मैं कह रहा हूं कि मैंने तुमसे बताया जो चीज नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो एलिमेंट है। और एलिमेंट भी किससे बना है, एटम से। भाई जब सल्फर के 8 एटम्स मिलेंगे तभी तो S8 बनेगा। और मैं बोल रहा हूं एलिमेंट की, सल्फर की एलिमेंट फॉर्म क्या है, S8। क्या है, S8। मतलब इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है और ये उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो जो किसी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है उसे हम एटम कहते हैं। क्लियर है बात? जो किसी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है उसे हम एटम कहते हैं, जिसको हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे, ये बात समझ में आई? तो एलिमेंट और एटम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सेम भी हो सकती है, ये डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब जैसे सोडियम की एलिमेंट फॉर्म ये होती है, सोडियम की एटॉमिक फॉर्म ये होती है, लेकिन क्लोरीन की देखो एलिमेंट फॉर्म क्या है, Cl2 की। मतलब वो नेचर में किस फॉर्म में है, Cl2 के फॉर्म में, लेकिन इसकी एटॉमिक फॉर्म क्या होगी, एक एटम। ऐसे ही नाइट्रोजन N2, तो उसका एटॉमिक फॉर्म N हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप किसी मैटर को कितने स्मॉल पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो है एटम। समझ बात आई? दोनों में कंफ्यूजन आगे होगी कभी? तो एटम छोटा है कि एलिमेंट छोटा है? एटम छोटा है। तो एलिमेंट की परिभाषा कुछ किताबों में क्या लिखी होती है, एलिमेंट आर दोज स्पीशीज विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट कैसे डिफरेंट बनता है? एलिमेंट हमेशा याद रखो किससे, सेम टाइप ऑफ एटम से बनेगा। अरे भैया जब सल्फर के 8 एटम कंबाइन होंगे तभी तो एलिमेंट फॉर्म मिलेगी, तभी तो एलिमेंट फॉर्म मिलेगी। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लो। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट मैटर, या तो कह लो एलिमेंट वो मैटर है या एलिमेंट वो स्पीशी है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है? इन सम केसेस ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, इन सम केसेस ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। पर डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यहां Cl2 है यहां ऑक्सीजन लिख दिए, ये नहीं होगा। ठीक है? तो 1803 से 1808 के आसपास जॉन डल्टन ने जो मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स जिनको एटम कहा गया इस पे काम करना शुरू किया। इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। अब इन्होंने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू
वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ये जॉन डाल्टन ने कहा। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने एटम के बारे में कि एक ही एलिमेंट के दो आइडेंटिकल एटम, बहुत ध्यान सुनना, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के दो आइडेंटिकल एटम, या कह दो एक ही मैटर के, मैटर एलिमेंट आप समझ लो कुछ देर के लिए एक ही चीज है, कंसीडर कर लो, मैटर बोलूं या एलिमेंट बोलूं एक ही चीज है, ठीक। तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि अगर मैं कह रहा हूं ये एक मैटर है, सपोज मान लो ये है, ये इनका क्या कहना था जॉन डाल्टन का कि ये मैटर है मान लो, तो इन्होंने कहा ये मैटर, इसके अंदर बहुत सारे सल्फर के क्या हैं, एटम्स हैं। इन्होंने कहा सारे एटम एक जैसे होंगे, तो इन्होंने गलत नहीं कहा, भाई सही बात है, सारे सल्फर एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे, पर आगे जब डिस्कवरी हुई तो ये बात इनकी गलत हो गई। इन्होंने कहा आइसोटोप्स भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे एक चीज लगा दी कि ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द मैटर आर ऑफ सेम मास एंड इन साइज, सबका मास भी एक जैसा होगा और सबका साइज भी एक ही जैसा होगा। अब जैसे अभी आगे पढ़ोगे आइसोटोप, समझो बहुत ध्यान से, जिन लोगों के लिए नया है, मेरे कहने का मतलब क्या, बहुत ध्यान सुनना। मान लो मेरे पास 1 किलो का डब्बा है, मेरे पास 1 किलो का डब्बा है, किसका, सोडियम का, मेरे पास 1 किलो डब्बा है सोडियम का, तो मैं कहूंगा ठीक है सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मास नंबर 23 होता है। तो जॉन डाल्टन के हिसाब से इस 1 किलो के डब्बे में सारा सोडियम 11 और 23 वाला है, पर जो फर्दर बाद के साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा नहीं, इसमें सोडियम 21 भी है। इसे बोलते आइसोटोप, कि जब वही एलिमेंट का एटम दो डिफरेंट मासेस में एग्जिस्ट करे तो उसे बोला जाता है आइसोटोप। और ऐसे बहुत सारों के आइसोटोप होते हैं, ये देखो 1H1 1H2, नीचे जो लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा होता है ये होता है मास नंबर। तो इन्होंने क्या कहा था कि मैटर के सारे एटम सेम मास के होंगे, पर जॉन डाल्टन की ये बात आगे गलत कर दी गई, कहीं ना आइसोटोप भी होता है। आइसोटोप का क्या मतलब होगा, याद रखो, एटम्स या एलिमेंट्स ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट, हाँ, जो एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करें। फॉर्म में नहीं कह सकते हो, हैव इन डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन ये क्या कहते थे, सब एक ही मास के होंगे। एलिमेंट ऑफ सिमिलर काइंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। हाँ ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गया तुम्हारा जॉन डाल्टन के हिसाब से एटम के बारे में जितना ये बोल पाए इन्होंने बोला, जिन्होंने जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में जितना बोल पाए बोले। कुछ बातें सही भी कहीं और कुछ बातें इन्होंने गलत भी कहीं। कुछ बातें इन्होंने 4 से 5 पॉइंट इन्होंने बोले, कुछ बातें इन्होंने सही भी बोली और कुछ बातें इन्होंने गलत भी बोली। ठीक, अब इसके बाद कौन आया? अब बात तो ये तो हो गई कि चलो एलिमेंट और एटम पे चर्चा हो गई, मैटर एलिमेंट है और मैटर एटम से बना है। अब दिक्कत ये हो गई कि ये एटम किस तरह के हैं। अब बात ये होने लगी, ये मेटल हैं, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तेजी से रिएक्ट कर जा रहे हैं या धीमे से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो इसके लिए 1814 में एक इंसान आए, बर्जीलियस। ये है टाइमलाइन जो चल रही है, इन्होंने इस पे काम किया। इंडिविजुअल एटम पे जो काम किया, मैटर पे काम किया डेमोसिट्रस ने। मैटर के अंदर जो एटम थे, एटम की प्रॉपर्टी बताई किसने? जॉन डाल्टन ने। अब एटम के बारे में, अब हर एक एटम की अपनी अलग प्रॉपर्टी। भाई जो बात जॉन डाल्टन ने कही वो बात कौन सी है? जनरल बात। जनरल बात का मतलब क्या? जनरल बात का मतलब क्या कि मैटर के अंदर एटम हैं, सारे एटम एक जैसे मास के होंगे। जो बात इनकी बात में गलत हो गई, क्योंकि देखो हम चाहे हाइड्रोजन के लिए लें वो भी अलग है, हम ऑक्सीजन के लें वो भी अलग है। तो ये बात गलत हुई। अब इंडिविजुअल हाइड्रोजन के एटम की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन के एटम की अलग प्रॉपर्टी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या किया, बहुत ध्यान सुनो। बर्जीलियस ने एलिमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा। देखो ये सब सिर्फ तुम्हें सुनना है,
ये तुम्हारे पर्चे में कहीं नहीं आने वाला है, पर तुम इनसे चीज़ों से कनेक्ट हो गए कि जब मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ाऊंगा कि हाँ कुछ था ऐसा, कुछ था ऐसा। जरूरी नहीं कि वो तुम्हें याद हो, पर अभी मैं सीधे शुरू हो जाऊं, हाँ भाई लगाइए हेडिंग Cl पे -1, SO4 पे -2, तुमको सीधा हटाना शुरू कर दें, तो केमिस्ट्री एक दिन के लेक्चर में किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कम से कम आपको समझ में तो आएगा चीज़ें कहाँ से जोड़ी जा रही हैं, ठीक है ना। तो बर्जीलियस ने एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटा, मेटल और नॉन मेटल। अब ये किस बेसिस पे बांट दिया, तो कुछ प्रॉपर्टीज देखी, लस्टर है, चमक है, ब्रिटल है, सोनोरिटी है, कुछ ये प्रॉपर्टीज देखी। सोनोरिटी का मतलब बजना, डक्टिलिटी देखी, मेलेबिलिटी देखी। डक्टिलिटी का मतलब बीटन इनटू थिन वायर्स, जो घरों में तार जा रहे हैं ये थिन वायर्स हैं। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, तुम्हारे घर में जो बर्तन है वो बर्तन किस एलिमेंट का बना है, वो अरे नहीं बेटे, दे आर कॉल्ड यूटेंसिल्स, और ये एलॉय हैं, जिंक भी है, कॉपर भी है, टिन भी है, सब कुछ है उसमें, हैं तो ये हो गई मेलेबिलिटी, ये क्या हो गई। तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बर्जीलियस साहब ने एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में बांटा। अब ये बेचारे काम कर ही रहे थे, काम कर ही रहे थे, पता चले बीच में आ गया मेटलॉइड, एक और कैटेगरी आ गई एलिमेंट की। अब ये किस तरह के एलिमेंट थे, इनमें दोनों प्रॉपर्टी थी, ये बच भी रहे हैं, ये चमक भी नहीं रहे हैं, ये मिक्स भी हो जा रहे हैं। अब भाई परेशान, तो इनकी वो थ्योरी जो लगाई गई कि आप इससे पहचानो। देखो एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में अगला इंसान जब आता है तो वो पीछे वाले को पहले गलत साबित करेगा, ये केमिस्ट्री का नियम है। जब कोई आगे आएगा तो वो पीछे वाले को गलत साबित करेगा, लेकिन वो पीछे वाले की चीज़ों को चुराएगा जरूर। जैसे आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इसमें बहुत लोगों का रोल है, डोबिनियर का भी रोल है, न्यूलैंड का भी रोल है, अभी सबके बारे में सुनोगे थोड़ा थोड़ा। डोबिनियर का भी रोल है, न्यूलैंड का भी रोल है, मेंडलीव का भी रोल है, तब जाके मूजले चाचा पीरियोडिक टेबल बना पाए। समझ रहे हो बात को, मतलब ये नहीं कि अगर मैंने किसी की थ्योरी को डिस्कार्ड किया है तो मैंने उसका कुछ चुराया नहीं है, सब चोर हैं, सब एक दूसरे का चुरा रहे हैं। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो बर्जीलियस कहाँ पे मात खा गए, मेटलॉइड पे, क्योंकि इन्होंने हमारी डिस्कवरी मेटल नॉन मेटल, और जैसे ये डिस्कवरी आई उसके बाद कहानी कहाँ बिगड़ गई, मेटलॉइड पे। ठीक, अब बर्जीलियस के बाद आगे बढ़े तो एलिमेंट के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये सब डिस्कवरियां होनी शुरू हो चुकी हैं। मतलब अब केमिस्ट्री का युग आ चुका है कि अब पर्टिकुलर एलिमेंट की बात होना शुरू हुई, अभी तक एटम की बात हो रही थी। अब यहां से 5 से 6 सालों के बीच में एलिमेंट्स की बात होना शुरू हो गई, इंडिविजुअल एलिमेंट की। सोडियम कैसा है, ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ये एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब इन पे काम होना शुरू हो गया, इनको डिस्कवर करना शुरू हो गया। तो नियर अबाउट शुरुआत में ये पाया गया कि 63 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए गए। मेंडलीव के समय तक, मेंडलीव का समय आई थिंक मुझे लग रहा है 1869 के आसपास है, 1869 के आसपास तक, मेंडलीव के समय तक 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया। मतलब समझ रहे हो साइंटिस्ट ने कितना काम किया, 63 एलिमेंट्स पे उन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा। अब सोडियम किसने डिस्कवर किया, इसके लिए मेरे पास एक पूरी बुक है, 118 एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया अलग अलग, ये एक अलग बुक आती है। जैसे हाइड्रोजन को आप पढ़ते हो हेनरी कैवेंडिश, लेवेशियर, तो ऐसे हर एक एलिमेंट पे काम करने वाला अलग अलग इंसान है। ठीक है, तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें कहीं का साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें रोडों पे पत्थर लेके घूमना नहीं है कि कोई जा रहा है मैंने निकाल के अपने बैग से उसके मार दिया। हाथ में लिए और किसी कॉलर पकड़ लिए, पत्थर किसका है बताओ, सोडियम का है, पोटेशियम का है, नहीं बताया तो सर पे मार दिया, ये नहीं करना है।
ये नहीं करना है, ठीक है। ये आप करेंगे तो फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, ताजमहल के पास। ठीक है, तो अब सुनिए, तो बर्जीलियस कहाँ फेल हुए? मेटलॉइड पे फेल हो गया वो। अब इसके बाद जो अगला इंसान आया वो आया डोबिनियर। 15 ही में आ गया अगले। डोबिनियर चुप्पे बैठ के देख रहा था कोने में, क्या हो रहा है। डोबिनियर चुप्पे से कोने में बैठ के देख रहा था क्या हो रहा है, सब चुप्पे चुप्पे देखते रहो। तो डोबिनियर 1815 में आ गए। अब तुम सोचो, दलाल साहब ने इतनी पूरी कहानी को लिख दिया अर्ली केमिस्ट, शब्द नहीं थे लिखने के लिए, लिख दिया अर्ली केमिस्ट। अर्ली केमिस्ट ने ये काम करके चले गए। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? तो डोबिनियर 1815 में आए। अब इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान सुनना, इन्होंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट की तिकड़ी बनाई। खूब सारे एलिमेंट लिए, उनमें से 3-3 एलिमेंट चूज कर लिए, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना लिया। किस बेसिस पे? उनकी सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे। उनकी सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन 3 एलिमेंट को उठाया और फिर उस पर क्या नियम बनाया देखो। जैसे इन्होंने पहला जो उठाया, पहला, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रायड। क्या बोलते हैं? ट्रायड। ट्रायड का मतलब कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड का मतलब कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा बर्जीलियस के बारे में एक बात और बता दूं। मैं इनके बारे में एक बात तो मैंने नहीं बताई, थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया। मैंने बताया इन्होंने एलिमेंट पे काम किया, एलिमेंट को बांटा मेटल नॉन मेटल में। इन्होंने एलिमेंट के सिंबल भी दिए कि तुम्हें ऑक्सीजन को O कहना है। ये सब जे बर्जीलियस का काम है। ऑक्सीजन को O कहना है, कार्बन को C कहना है। ठीक है, देखो कुल मिला के बाद में तो तुम्हें सब रटना ही है, पर पता चल जाए कहां से क्या आया। हाइड्रोजन को H कहना है। अब कार्बन को इन्होंने C कह दिया तो इन्होंने कहा कैल्शियम को क्या कहें। इन पे लोगों ने सवाल उठा दिए, तो कहा कि एक लेटर और जोड़ दो। भाई होना तो C चाहिए था, पर उन्होंने क्या कह दिया, एक लेटर और जोड़ दो, तो Ca बना दिया। तो बर्जीलियस का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है सिंबल्स देने में, समझ रहे हैं, एलिमेंट के बारे में बताने में कि कैसे डिसाइड करें ये मेटल है कि नॉन मेटल है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? फिर डोबिनियर है। तो डोबिनियर ने क्या किए, खूब सारे एलिमेंट लिए, उनके 3-3 की तिकड़ी बना दी। 3-3 की। तो पहली तिकड़ी इन्होंने क्या बनाई, सोडियम पोटेशियम, पहली तिकड़ी इन्होंने क्या बनाई, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये इन्होंने 3 एलिमेंट उठा लिए। कौन कौन से उठाए 3 एलिमेंट? लिथियम सोडियम पोटेशियम। इन्होंने कहा कि ये 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। मतलब बर्जीलियस ने इन तीनों को एक जैसी प्रॉपर्टी के साथ एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो डोबिनियर ने पहला ट्रेड ये बनाया, ट्राइड। दूसरा ट्राइड इन्होंने देखो कौन सा बनाया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ये इन्होंने दूसरा ट्राइड बनाया। अब डोबिनियर ने क्या कहा बाद में वो नहीं मतलब मैटर करता है, वो तुम्हारे क्लास के लिए अभी मैटर नहीं करता। अभी तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। वो 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टी दिखने में एक जैसी है, वो 3 की प्रॉपर्टी दिखने में एक जैसी है। तो पहला ट्राइड क्या बनाया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा कौन सा बनाया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तीसरा कौन सा बनाया, बता पाएगा कोई? तीसरा इन्होंने बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये ट्राइड किस बेसिस पे बने हैं इनका भी एक्सप्लेनेशन है, पर अभी हमको उनकी जरूरत नहीं है। तो दिक्कत ये हुई कि एलिमेंट तो उस समय 63 डिस्कवर्ड थे, तो अगर उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करें तो 21 ट्राइड बनने चाहिए थे, पर ये 5 से ज्यादा ट्राइड नहीं बना पाए थे। मतलब जो ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, उस कॉन्सेप्ट से ये जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर थे उनका ट्राइड नहीं बना पाए थे, उनका ट्राइड नहीं बना पाए थे। तो इनकी भी थ्योरी आगे फेल हो गई। समझ बात आ रही है? अगर इनका ड्रॉबैक आया तो आप क्या लिखोगे, ही कुड नॉट मेक द ट्राइड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब ट्राइड्स का बेस क्या था बनाने का, तो सुन लो ट्राइड का बेस क्या है। लिथियम का मास नंबर होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। अब इन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान सुनिए। इन्होंने कहा कि जो भी 3 एलिमेंट्स जिनको आप एक जैसा बोल रहे हो, ध्यान सुनिएगा, जिनको आप एक जैसा बोल रहे हो, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है,
इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके मास नंबर पे अरेंज करिए। तो ये मास नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज हैं। अब कह रहे हैं पहले और तीसरे के मास को जोड़िए और इसका एवरेज निकालिए, और जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये बीच वाले का दे देगा। समझ पाते मैंने क्या कहा कि 3 एलिमेंट का कलेक्शन लीजिए, इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मास नंबर पे अरेंज करिए, ठीक। पहले और लास्ट वाले का एवरेज लीजिए और आपको बीच वाले का मिलेगा। ये इनका लॉ है, ये डाउबेनियर का क्या है, लॉ है। यही चीज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पे भी लगेगी। क्या लगेगी, इसका प्लस इसका तो बीच वाले का मिल जाएगा। समझे बात को? ऐसे इसमें बताओ, इसका तो इसका मिल जाएगा। तो इस हिसाब से 21 एलिमेंट्स पे लगना चाहिए था ना, जो 21 ट्राइड्स हमने बनाए उस पे लगना चाहिए था, नहीं लग पाया सब पे। ये नियम सब पे नहीं लग पाया। जब नहीं लग पाया तो डोबिनियर हो गए फेल। अब डोबिनियर के बाद कौन आया ना, डोबिनियर के बाद आया न्यूलैंड। डोबिनियर के बाद कौन आया, न्यूलैंड। ये कब आए, 1864। अब ऐसा नहीं कि इसके बीच में कोई आया नहीं, पर वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि हम उसको भी बीच में जाएं। वो जब आप और हायर क्लास में आएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है कि इतना सफिशिएंट रहता है। तो डोबिनियर समझ में आई बात। अब न्यूलैंड को और सुन लेंगे, न्यूलैंड को और सुन लेंगे और मेंडलीव को और सुन लेंगे, बस उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या किया, बहुत ध्यान सुनिए। न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट उठाए। न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट उठाए। देखिए कैसे, ये मैं अभी सब आपको याद कराऊंगा। अभी ये मत समझिए कि ये जो मैं लिख रहा हूं मैं कैसे लिख दे रहा हूं, मैं सबको आपको सब कुछ ट्रिक से याद कराऊंगा, एक एक चीज को बिल्कुल। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से इन्होंने, एक को एलिमेंट भूल गया क्या मैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, ठीक तो है। और उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये मैं अभी सब आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, आराम से बिल्कुल एकदम बिंदास रहिए। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब सुनो न्यूलैंड ने क्या कहा। तो इन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड ने हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करके, अब गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। 8वां पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसकी मैच करेगी। अब तुम डोबिनियर को जाओ। डोबिनियर का ट्राइड क्या था, पहला वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो चोरी हुआ कि नहीं हुआ, चोरी हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने क्या कहा, सब चोर हैं। समझ बात आई कि नहीं आई। तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले से प्रॉपर्टी सेम रखेगा। अब तुम यहां से गिन लो, यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इसकी इससे मैच करेगी प्रॉपर्टी, फिर इसकी इससे मैच करेगी। पर दिक्कत क्या हुई, एलिमेंट हो गए बाद में 118, धीमे धीमे डिस्कवर होने लगे। और न्यूलैंड ने क्या किया, जो नए एलिमेंट डिस्कवर है उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ा। उनके लिए इन्होंने क्या किया, स्पेस नहीं छोड़ा। जैसे देखो 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 देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब उसके बाद इन्होंने कह दिया सोडियम, लेकिन यहां फ्लोरीन के बाद कौन है, नियॉन है। इसके लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी। इन्होंने इसके बाद तुरंत क्या लिख दिया, सोडियम। बस कहानी गड़बड़ हो गई, क्योंकि नियॉन को जगह चाहिए थी यहां पे, कहानी गड़बड़ हो गई। तो न्यूलैंड में भी दिक्कत क्या आई कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ा जो बाद में डिस्कवर हुए, इस वजह से इनका भी लॉ काम नहीं किया। लेकिन ये सब चीजें आगे यूज होंगी। अब जैसे न्यूलैंड का सारे गामा पा से जोड़ा, सारे गामा पा दा नीसा, तो ये चीज देखो मॉडर्न में चोरी नहीं है, मॉडर्न में चोरी नहीं है। लाइन से देखो एलिमेंट रखें। अब ये चीज अगर न्यूलैंड से ना मिली होती, न्यूलैंड से ना मिली होती तो क्या हेनरी मोजले चाचा साहब रख पाते, मोजले चाचा साहब नहीं रख पाते, जान ही ना पाते। तो सब पीछे से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो न्यूलैंड तक की कहानी समझ में आई, न्यूलैंड तक की कहानी समझ में आई। आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, आगे बात कल करेंगे। अब न्यूलैंड के बाद हमें पढ़ना है मेंडलीव और मोजले, 1869 और 1914,
1912 1914 अलग अलग बुक्स लिखती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे। तो ये है तुम्हारे केमिस्ट्री में एंटर करने का तरीका कि ये मैटर, एलिमेंट, ये क्या है। समझ बात आई कि नहीं आई? इसका तुम्हें कोई ऐसा खास ये नहीं है कि तुम्हें ये सब रटा होना चाहिए, पर तुम्हें एक आइडिया तो मिला, संसार कब बना, लाइफ कब आई, उसमें मैटर कब आया, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल आगे बात करेंगे।